जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को के फ्लोर को ये एजाज़ हासिल है। वहाँ कानून साजी भी होती है तो शोर शराबे में और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हुए होती है। गुज़श्ता 2 सालों के अंदर नेशनल असम्बली का फ्लोर हो, सेनेट का फ्लोर हो, आपको कानून साजी के अवामिल होते कम दिखाई देते हैं, लेकिन एक दूसरे पर एतराज़ात, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और अपोजिशन के हुकूमत पर तनकीद के निश्तर, हुकूमत के अपोजिशन पर करप्शन के और चोरी के जो इल्ज़ामात हैं वो होते ज़्यादा दिखाई देते हैं। और बड़ी बहस, गर्मा गर्म बहस जो है वो नेशनल असम्बली के फ्लोर पर और सेनेट के फ्लोर पर होती दिखाई दे रही है पिछले 2 सालों में। और हम ये तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान साहब के आने के बाद शायद कानून साजी का प्रोसेस मज़ीद तेज़ होगा, जिसमें पहले हमेशा एतराज़ रहा है हर गवर्नमेंट के दौरान के कानून साजी का प्रोसेस जो ड्यूटी है पार्लियामेंटेरियंस की वो बड़ी कम रही है। तो इस दफ़ा शायद कानून साजी का अमल ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर तौर पे होगा, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। 2 साल गुजरने के बावजूद भी अगर हम नेशनल असम्बली के फ्लोर की जानिब देखते हैं तो हमेशा एक इल्ज़ामात की बारिश अपोजिशन की बेंचों से भी होती है और वो हुकूमत के बेंचों से भी एक दूसरे के ऊपर दिखाई देती है। बिलावल भुट्टो गो आजकल बड़े फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और हुकूमत को, इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया हुआ है। ऐसा ही कुछ उन्होंने आज नेशनल असम्बली के फ्लोर पर किया। जो बातें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की और NRO का तज़किरा किया और मुख्तलिफ इशूज़ का हवाला देते हुए कहा कि इस पर कंप्रोमाइज़ किया इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने NROs दिए इन इशूज़ पर और साथ में ये भी कह दिया कि जितने NROs इमरान खान साहब ने दिए शायद ही किसी ने इतने NROs दिए हों। वलीद इकबाल साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा और प्रोविंशियल वज़ीर, प्रोविंशियल मेंबर सिंध असम्बली इम्तियाज़ शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे लतीफ़ साहब, मियाँ लतीफ़ साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले वलीद इकबाल साहब आपकी जानिब आ रहा हूँ। बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत NROs दे दिए, इवन के वो तो कुलभूषण यादव के मामले को भी NRO करार दे रहे हैं आपकी जानिब से। मकाना बातें हैं ये, और ये बिल्कुल इसी के मुताबिक है जिस तरह कल शिबली फराज साहब ने कहा था कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। मेरे ख्याल बिलावल साहब के पापा ने तो पीपल्स पार्टी को सिंध तक ही महदूद कर दिया, और मुझे लगता है कि अपना बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये जो है बिलावल साहब ये उसको ही सिंध तक महदूद कर देंगे जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। ये जितनी मर्जी चीखें मारें, जिस तरह कल शिबली फराज साहब ने कहा, ये जो इन्होंने जिन चीजों के जवाब देने हैं वो इनको देने पड़ेंगे। ये वो फेक अकाउंट्स हों, वो सरे महल हों, वो स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन हों, और ये तो इवन PMLN के लीडर्स भी इनके बारे में कहते रहे हैं। ये शाद रफीक साहब की आपने नहीं वो क्लिप चलाए ना, वो कि किधर है अपना, कितनी कहाँ से बनाई है इनके पापा ने, जो जरदारी साहब हैं, शुगर मिलें, ये शुगर मिलें जो है बच्चे देती हैं, ये साद रफीक साहब के अल्फाज थे। तो मेरे ख्याल में ये जो है, और ये कुलभूषण यादव वाली बात जो है, ये तो बिल्कुल ही हालांकि इनकी मामा जो थी अपना बिलावल साहब की, वो तो बड़ी समझी जाती थी कि जी फॉरेन पॉलिसी का वो पढ़ लिख के आई हैं और वो बड़ा उनका इंटरनेशनल वो है। तो भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2017 में हम तो कह रहे थे मत जाओ वहां पे। 2017 में जब वो पिछली गवर्नमेंट के अंदर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला किया कि जी नजर सानी का उनको इख्तियार दिया जाए, तो हमने तो उस पर अमल दरामद किया सिर्फ। और ये इंडियन गवर्नमेंट जो है और इंडियन गवर्नमेंट की जो नुमाइंदगी है उसमें वो कतरा रहे हैं इससे, बिकॉज असल में कुलभूषण जो है वो तो एतराफ कर चुका हुआ है कि वो यहाँ पे दहशतगर्दी के प्रोग्राम्स कर रहा था और कार्रवाइयां कर रहा था, और बलूचिस्तान के अंदर वो सारा सिलसिला जो था, तो इसलिए वो तो इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी की अक्कासी है वहां पे, और ये उधर भी इतना पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपने आप को इससे बचाने के लिए। ये जो फेक अकाउंट और ये सारे केसेस हैं, इनकी संजीदगी का आपको अंदाजा नहीं है। बहरहाल जो ये नहीं वलीद साहब, आप देखें ना, मैं अगर बिलावल भुट्टो के पिछले को 1 महीने की देखता हूँ एक्टिविटीज, तो उसमें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप पर एतराज़ करते हैं, आपकी पार्टी पर एतराज़ करते हैं। नए पाकिस्तान जिन बुनियादों पर बनाया वो बुनियादें नज़र ही नहीं आई, और जो चीनी और गंदुम पर जो कुछ हुआ तो वो तो उनके पॉइंट्स जो रेज करते हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं ना सर। जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए, आटा चीनी गंदुम का किसी को फायदा नहीं हुआ, BRT पेशावर का जो हाल है वो भी आपके सामने। तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जो हम कहें कि एग्जिस्ट नहीं करती, बिला वजह इल्ज़ाम है। नहीं एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, देखें जी BRT प्रोजेक्ट जो है उसका भी बात का बतंगड़ बनाया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स तो अक्सर होते हैं, और वो बिल्कुल गलत बयानी है जो भी कर रहा हो कि जी ये
29 अरब का प्रोजेक्ट था और ये 100 अरब पे चला गया। वो जो शौकत यूसुफ रईस साहब हैं उन्होंने इसको बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, आके वाजे किया हुआ है केपी गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि ये 29 अरब का प्रोजेक्ट था, जिसकी इजाफी कीमत जो कॉस्ट ओवररन हुई है वो 33 अरब तक गई है। बाकी सारे उसके फीडर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी कीमतें वो बता रहे हैं, और वो सारा सिलसिला जो है जिसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि जो है उसमें कोई गलतकारी इस तरह की नहीं हुई, तो गलतकारी का रंग उसको दिया भी नहीं जा लेकिन सकता। डिले तो हो गया ना तो ये वलीद फैसले- भाई, लाहौर में फैसले आपके जो है सामने वो मेट्रो opposition बनी, की मुल्तान मर्जी में के बनी, आते हैं, रावलपिंडी में बनी, जब वो अवाम तंग तो हो रही है ना वलीद भाई, वहाँ पेशावर में बड़ा बुरे हालात है सर। नहीं, बुरे हालात और अच्छे हालात, मैं वहां नहीं गया जी, आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता कि अवाम तंग है या नहीं है। मुझे प्लीज दिखाएं कि कौन सी आपकी क्रू गया है और आपके गए हैं कैमरामैन जिन्होंने वहां पे देख के बताया है कि ये मसला है। मैं तो उससे नहीं वाकिफ, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा बात यह है कि उसमें ठीक है, बेईमानी हुई है कि नहीं हुई, उसमें किसी ने पैसे खाए हैं कि नहीं खाए। इम्तियाज और शेख अगर- साहब, सर बिलावल भुट्टो ने बड़े संजीदा चार्जशीट बना दी है और कहा है कि हर मामले में एनआरओ इमरान खान साहब दे रहे हैं सर, और उसका रिस्पांस दे दिया वलीद इकबाल साहब ने भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी जी आज इल्ज़ामात लगे हैं और जो बातें की हैं वो तमाम हक़ाइक़ पर मबनी हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की हैं, और इनके पास तहरीक इंसाफ के दोस्तों के पास इसका कोई जवाब नहीं है और इसी तरह से जवाब देते हैं। अब वो बात आप एक करेंगे करप्शन की, उनके स्कैंडल्स की, चाहे वो मालम जब्बा का हो, BRT का हो, कलभूषण का हो, या बिलियन ट्री का हो, शुगर का हो, आटे का हो, फर्नेस ऑयल का हो, तो ये मतलब कहेंगे जी पीपल्स पार्टी ख़राब हो गई। भाई पीपल्स पार्टी ने क्या परफॉर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, हम जाने ना, आपका इससे क्या वास्ता। आप तो अपना हुकूमत करें, आपसे हुकूमत तो बन नहीं पा रही, कर नहीं पा रहे आप। पूरे मुल्क का इकोनॉमी का तबाही कर दिया आप लोगों ने पूरी। आप कहते हैं कि BRT नहीं है, BRT बिल्कुल 100 अरब तक पहुंची है, और सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे क्यों लिया आपने? सुप्रीम कोर्ट से स्टे तभी लिया है आपने, आपको वहाँ ख़तरा हो गया तो आपको मतलब स्टे, और स्टेज ऐसे मिल जाते हैं ऑन प्रीमा फेसी और बाद में इसके फैसले होते हैं। तो मतलब हर चीज़ में आपने कहा, फेक अकाउंट्स की बात की आपने, तो वही भी डाइवर्ट करने वाली बात, बजाय कि उन स्कैंडल्स की बात करते जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज कहे हैं, वहाँ बताएं इनको, जो कि हकीकत पर मबनी है। उन्होंने फेक अकाउंट्स की बात की। उससे पहले भी तकरीबन कोई 10-12 साल ज़रदारी साहब जो हैं वो जेल काट चुके हैं, एक केस भी साबित नहीं कर पाया आप, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये भी कोई केस साबित नहीं हो पाएगा, उनके खिलाफ केस साबित न पहले हुआ है न अभी हुआ है। बस एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक है जो हो रही है कई सालों से पीपल्स पार्टी के लीडरों के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि इनसे चल नहीं पा रहा, इनसे मतलब वो बात बन नहीं पा रही। सर और ये डिसाइड कैसे होगा? वलीद इकबाल साहब हो कह रहे हैं कि आपसे के पास एक सिंध है, सिंध नहीं चल पा रहा, आपकी पार्टी सिंध की पार्टी बनती जा रही है। जब हम आपसे जवाब मांगते हैं आप कहते हैं कि इनसे हुकूमत नहीं चल पा रही, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सही कह रहा है? सर हमसे देखें, हमसे फैसला तो डिसाइड अवाम करेंगे, और जिस तरीके से हुकूमत इनको मिली है, जिस तरीके से मांगे तांगे के वोट इन्होंने लिए हैं, जिस तरीके से इन्होंने मतलब इनको मुख्तलिफ जगहों से हेल्प मिल के ये हुकूमत बनाई है, देखिए इनकी अपनी मेजॉरिटी तो नहीं है ना, ये मतलब मांगे तांगे के वोटों से हैं। मतलब कई अपना इनके इत्तेहादी बने हुए हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, जिनका कोई दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है इनका, वो उनसे मिल के सबको उन्होंने हुकूमत बनाकर दी गई है। तो मतलब हमारी फ़िक्र छोड़ें, हम इंशाल्लाह आज पब्लिक में दोबारा कम बैक करेंगे, हम दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह ही होती हैं, कभी PMLN का भी यही हाल था, कभी मेंबर्स होते हैं कभी नहीं होते। पीपल्स पार्टी पहले बेनज़ीर साहबा के ज़माने में आपने देखा कि 20-22 वोटों से वो कौमी असम्बली में बैठी थी, फिर कम बैक किया। ये पॉलिटिकल पार्टियाँ करती हैं, लेकिन इनकी तो पॉलिटिकल पार्टी को तो मतलब हाथ से बना के सपोर्ट बना के दे दी गई है, हुकूमत बना के दे दी गई है, वो पूरी दुनिया को पता है, इन दोस्तों को खुद को भी पता है। BRT की बात की इन्होंने, ये तो गए नहीं है पेशावर, मैं पेशावर होकर आया हूँ, जो लोगों का वहाँ हाल है, जो इस पूरे शहर को उन्होंने मतलब गड्ढे बना दिया है, और मतलब वहाँ न लोग चल सकते हैं न जा सकते हैं। और मैं वहाँ एक तकरीब में गया था, तो यकीन रखें हमारी गाड़ी मतलब कई जगहों से हमने मुड़ मुड़ के जाना पड़ा, क्योंकि रोड रास्ते थे नहीं वहाँ, मतलब खुदे हुए रास्ते, और मतलब पूरा प्लान फेल, और मतलब एक थी मेगा प्रोजेक्ट उनका था, वो नहीं बन सका। BRT अच्छा, और नून लीग से इम्तियाज शेख साहब, मैं जरा रोकना चाहूंगा, राना साहब है मेरे साथ। राना साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर बिलावल साहब बड़े फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं हुकूमत और इमरान खान साहब के खिलाफ, नून लीग सर एक मुकम्मल सन्नाटा नजर आता है, खामोशी क्यों है सर? देखें, जो भी APC फैसले करेगी वहां पे बिलावल साहब भी मौजूद होंगे,
वहाँ पे हम बैक फुट भी मौजूद होंगे, फ्रंट फुट भी मौजूद होगा, मिडिल फुट भी मौजूद होगा। वहाँ पे जो फैसले होंगे इंशाल्लाह जो है वो उनको पूरी तरह से जो है इंडोर्स करेगी और कदम से कदम मिला के जो ज्वाइंट अपोजिशन स्ट्रेटजी होगी उसके साथ चलेगी। राणा साहब, ज्वाइंट अपोजिशन स्ट्रेटजी 2 साल में सर नाकाम रही है, बन नहीं सकी सर, तो 2 साल बाद अब और कितना टाइम आपको चाहिए कि एक ज्वाइंट अपोजिशन के लाएअमल डेवलप हो सके, बन सके, ताकि आपके वोटर्स आवाम जान सके ना कि अपोजिशन क्या करना चाह रही है सर? देखिए, अपोजिशन जो है, जहाँ तक अगर हुकूमती पॉलिसियों पे तनकीद की बात है, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ उनको एनालाइज करने, उनको हाईलाइट करने की बात है, हुकूमत की नालायकी नाअहली के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करने की बात है, तो हमने तो जो है वो जेलों में रह के भी ये जो पिछला 1.5-2 साल गुजरा है, इनमें से हमारे लोगों ने 6-6, 8-8 माह, साल, 1.5 साल जो है वो जेलें कटी हैं। तो हमने तो ये काम जो है वो उस हालत में भी किया है, बेबुनियाद केसों में जिनमें कैपिटल पनिशमेंट थी, तो इसके बावजूद भी हमने मौत की आंखों में आंखें डाल के जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया है। तो हमने तो कोई कसर उठा नहीं रखी। अब रही बात की एजिटेशन कि एजिटेशन जो है वो इससे नेक्स्ट स्टेप वही है, तो वो एक होगा जब आप सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, जब आप मास्क पहनने की बात करते हैं, सैनिटाइजर की बात करते हैं, तो ये हमें फिर चंद दिन या चंद हफ्ते जो है वो ये तो इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद अपोजिशन डेफिनेटली अवाम की तवक्कुआत या अवाम की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए जो है वो एजिटेशन, उसकी कोई भी शक्ल नहीं है, अपने तौर पे कोई फैसला देने की पोजीशन में नहीं हूँ। जो सारे कायदीन बैठेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। सर मतलब एक ऑब्जेक्टिव भी तो हो सकता है ना राणा साहब, एक ऑब्जेक्टिव भी तो हो सकता है ना कि एपीसी का मकसद होगा हुकूमत हटा दो, एपीसी का मतलब होगा इमरान खान साहब को हटा दो, एपीसी का मकसद ये होगा कि आवाम को रिलीफ के लिए इकदाम हुकूमत करे, उसके लिए आपको प्लान देंगे, मतलब कुछ तो आवाम को बताइए होगा क्या एपीसी सर? देखिए, ये तीनों चीजें जो है ये मुतालबात की सूरत में, तो जो आपने जिस चीज का नाम तीसरे नंबर पे लिया है ना कि अवाम को रिलीफ दो, अवाम के जो मुतालबात हैं वो हर चीज में है, पेट्रोलियम में भी है, चीनी में भी है, आटे में भी है, तो तनख्वाहों को बढ़ाने में भी है। वो मुतालबात जो है वो पहले नंबर पे होंगे, उसके बाद फिर जो है वो हुकूमत हटाने या फ्रेश इलेक्शन की जो है वो बात होगी। और अपने इन मुतालबात को आगे बढ़ाने के लिए जमहूरी तरीकाकार तो यही है ना कि एक प्रोटेस्ट। सर इट्स वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए, अवाम भी यही चाहती है। वलीद इकबाल साहब से इस पर रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट अगर क्लियर हो जाए ताकि मेरा सवाल और वलीद साहब का जवाब जो है वो बड़ा वाज़ेह हो जाए आपके सवाल पे जवाब पे। सर एपीसी में शहबाज शरीफ साहब और नून लीग संजीदा नहीं है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ये बात बिलावल साहब को बार बार बता रही है, आपकी संजीदगी पे क्यों शक में है पीपल्स पार्टी सर? नहीं, देखें वो कुछ लोग हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप एतजाज हसन साहब की बात का हवाला दे रहे होंगे। जी एतजाज हसन साहब वैसे ही आपको पता है कि वो बहुत वाइज, बड़े जहादीदा, बड़े मजे हुए वकील थे, लेकिन अब कुछ अरसे से उनकी जो ज़हनी सेहत है उसके मतलब जो है ना कुछ डाउट है, और बाज़ बात वो अपनी बरादरी जो वकला बरादरी उसके खिलाफ भी ऐसी बातें कर जाते हैं कि उनका बार में दाखिला भी तकरीबन बंद है। तो अच्छा, ऐसा एतजाज हसन साहब को बार में दाखिल नहीं होने देते सर? मतलब ये बात मुझे नहीं पता जी ऐसे ही है। अच्छा, तो अब इसमें ये है पोजीशन के बिलावल से 2 दिन पहले मियां साहब की जो है वो टेलीफोन है, बहुत हौसला अफजा, बड़ी मोहब्बत प्यार की वो गुफ्तगू हुई है, और इसमें कतन ये बात गलत है कि मियां साहब पे उनको एतमाद नहीं है या कुछ शुबहात। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं सर एतजाज हसन साहब की जो जहनी तबीयत है उसकी वजह से वो ऐसी बातें करते हैं, उसकी कोई वर्थ नहीं है, बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी में उनकी बात को अहमियत नहीं देंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताएं कि एतजाज हसन साहब ने वो मीर शकील और रहमान साहब के केस का बेड़ा गर्क नहीं कर दिया आपने? वो आपके इल्म में है सारी बात। नहीं सर, वो तो केस और पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग ना सर, पार्टी मामला तो नहीं, वो बात ये है ना कि अब वो ज़हनी तौर पे जो है ना वो जिसे कहते हैं ना हिल चुके हैं। इम्तियाज शेख साहब इस पर रिस्पॉन्स कर दें। राना सनाउल साहब बड़े मजे हुए सियासतदान हैं,
उस ज़हनी देखिए जी, कैफियत। राणा साहब की ये अपनी ज़ाती राय हो सकती है। अपना एजाज हसन साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी पार्टी के लिए भी, और हमारे चेयरमैन भी उनको मतलब उसी हिसाब से व्यू करते हैं। तो ये जो भी राय है इनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है राणा साहब की, और या उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जहाँ तक हमारी बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अपने जॉइंट अपोजिशन के फैसले हैं या जो भी मतलब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हैं, उसमें अल्टीमेटली फैसला बिलावल साहब ने करना है, सबसे मशावरत करके। और पूरी नहीं, पार्टी शहबाज जो शरीफ है, साहब ने नहीं और करना उसको सर, उनके एपीसी साथ का फैसला खड़ी है बिलावल इसमें। साहब अकेले करेंगे। नहीं, सब मिलके करेंगे ना। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा अच्छा हूँ। ठीक है, ठीक पीपल्स है, पार्टी बिल्कुल। के अच्छा हवाले बिल्कुल से सही जो है। भी अब फैसला वलीद इकबाल करेंगे, साहब, वो अपनी मैं इंतजार में था कि मशावरत सर आप वीडियो पे आ पार्टी- जाते। गॉट द पॉइंट सर। मैं वलीद साहब से रिस्पांस ले लूं। मैं इसलिए टाइम दे रहा था कि आप वीडियो पर आ जाएं, अभी तक शायद आप नहीं पहुंच सके। जी मैं पहुंच गया हूँ। और बस सर फिर मेरा जवाब दे दें, उसके बाद हम आपको वीडियो पे ले लेते हैं। सर मेरा जवाब दोनों की जानिब से, मैंने एपीसी पे पूछा। एपीसी की तैयारी करने जा रही है सर ये गवर्नमेंट अपोजिशन सर, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग दो बड़ी जमातें हैं। सर इनकी एपीसी से आपको किस तरह के खदशात हो सकते हैं? नहीं जी, देखें, ऑपोजिशन का काम जो होता है वो गवर्नमेंट को अपने टोज पे रखना होता है, जिस तरह हम भी ऑपोजिशन में एक जमाने में थे। और ऑपोजिशन अगर कोई कंस्ट्रक्टिव या मुस्बत किस्म की तनकीद करे तो बिल्कुल और सर आंखों पर, और उसके नतीजे में कभी कभी पॉलिसीज भी बदल जाती हैं, नई पॉलिसीज भी आ जाती हैं। लेकिन जहाँ तक इस ऑपोजिशन का ताल्लुक है, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको पेश कर रहा हूँ। जी जी सर, तो जी कल सर। रात भी एक प्रोग्राम पे मैं गया हुआ था डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के साथ, और वहां भी ये बात अलायंस की, ऑपोजिशन के अलायंस की उठी थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। तो एक जब 2018 का इलेक्शन हुआ था और उसका रिजल्ट अगले दिन आया था, तो 25 जुलाई को हुआ था, तो 26 को या 27 को बड़े सारे इकट्ठे होके ऑपोजिशन वाले जो थे सीढ़ियों पे, उन्होंने फोटोएं भी खिंचवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और क्या कुछ, और मीडिया भी आया हुआ था। और उन्होंने एक बड़ी अलायंस का ऐलान किया कि जी हमारी अलायंस है। और उसका मुझे कल ढूंढना पड़ा जाके उस अलायंस के बारे में कि नाम क्या था। उन्होंने बनाया था अलायंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सर और जिसमें उसके सबके फिर फोटो चंद थे, दिन मैं बाद- पहुंच गया सर, जिसमें हर पार्टी के लीडर के फोटो थे सर। आप उसी की हाँ बात जी। कर रहे हैं। और उसके बाद नहीं, और उसके बाद भी कहा ग्रैंड अलायंस हम बनाने लगे हैं, जब बना ली है। और वो चौथे, पांचवें, छठे, 10वें दिन के बाद कभी उसका किसी ने नाम ही नहीं सुना। और प्राइम मिनिस्टर जो अभी बने भी नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो चेयरमैन पीटीआई थे उस वक्त, जी। 1 जुलाई थी, वो तो अगस्त की 18 को उन्होंने ओथ ली थी। उन्होंने कहा था कि ये नहीं चलनी, ये इनको हम सब जानते हैं, बड़े दिनों से जानते हैं, बड़े सालों से जानते वैसे हैं। वलीद भाई, कता बड़ी कलामी देर की opposition माजरत में रहे चाहूंगा, कता कलामी की माजरत चाहूंगा। मैं आप जब भी मेरे प्रोग्राम में होते हैं और मैं आपसे पूछता हूं अपोजिशन के हवाले से, आप अपोजिशन का मतलब आपके जवाब से मुझे ये तासुर मिलता है कि शायद अपोजिशन का इत्तेहाद या अपोजिशन संजीदा ही नहीं है सर। मतलब बड़ी माजरत, हो सकता है मैं गलत हूं सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जी मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं। जी। आज भी एक अखबार ने एक इदारिये में अपने एडिटोरियल में लिखा हुआ है इन्हीं बातों पे। और ये मैं इसलिए अहम समझता हूँ उस अखबार का हवाला देना कि वो अपना साबिक गवर्नर सलमान तासीर साहब वाला अखबार है, और उन्होंने भी यही बात की हुई कि जी ऑपोजिशन नारे बड़े मारती है इस मामलों पे, इकट्ठे होने पर और कार्रवाई करने पर नारे बड़े मारती है, अपना बड़के बड़ी मारती है, लेकिन अचीव कुछ नहीं करती। ऐलान बड़े करती है जिससे वो एक बिल्ड अप कर लेते हैं, मीडिया हाइप और मीडिया की तवज्जो ले लेते हैं। लेकिन जब वहां पे पहुंचता है काम, कोई ऐसी मीटिंग होनी होती है, तो या तो वो मीटिंग ही नहीं होती या वो उस पर इख्तलाफ हो जाता है। और ये शुरू और पूरी हिस्ट्री उस पर खींची हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ हिस्ट्री खींची हुई है उस दिन से जिस दिन 2018 में सारे लोग इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल सही। इम्तियाज शेख साहब, ये बड़ा ऑपोजिशन लीडर के इलेक्शन पे मुत्तफिका उम्मीदवार पे भी नहीं इत्तेफाक कर सके शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल ठीक है। इम्तियाज शेख साहब, आप क्योंकि बड़े बहुत सी मिसालें हैं सर, मैं जवाब ले लूं ब्रेक पे जाने से पहले। वलीद भाई, फजलुर रहमान के मार्च में नहीं सपोर्ट हो सकी इनको। अच्छा बिल्कुल सही है वलीद भाई, गॉट द पॉइंट। इम्तियाज शेख साहब, ब्रेक से पहले मैं चाहूंगा कि बड़ा अच्छा पॉइंट है, और ये तासुर है कि अपोजिशन खुद संजीदा नहीं है। जब अपोजिशन संजीदा ही नहीं है तो उनका एजेंडा और उनके मुतालबात वो शायद पूरे ना हो सके सर। तो क्या फिर अपोजिशन के जो रहनुमा हैं बिलावल साहब या नून लीग की क़यादत, वो सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अवाम की हमदर्दी के लिए बड़े बड़े नारे और इल्ज़ामात लगा देती है, उस पर प्लान पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता सर? तारीख भी यही बताती है 2 सालों की। इम्तियाज साहब।
नहीं देखिए जी, तारीख मतलब मुख्तलिफ चीज़ें बताती है। तारीख में तो बहुत दफ़ा अपोजिशन साथ भी हुई है, हुकूमतें भी गिराई गई हैं। नहीं, मैं और 2 सालों की तारीख की बात कर रहा ज़बरदस्त हुए हूँ हैं सर, 2 सालों तो की तारीख सर। जी हाँ, लेकिन हाँ, आप 2 सालों का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। इन 2 सालों में इस तरह के हालात पीटीआई ने कर दिए हैं पाकिस्तान के गरीब अवाम के, कि मतलब बिजली महंगी, डॉलर महंगा, मतलब कोई एक चीज़ तो बता दें सही हो, पूरे के पूरे यू टर्न्स लेके उन्होंने अपना खान साहब की जो आप क्लिप्स हम देखते हैं, अक्सर आप लोग भी दिखाते रहते हैं टीवीज़ पे, कि नहीं जो सर, वो जो बात चीज़ें कहीं और उन्होंने निकल कही हैं, जाएगी। हर चीज़ इम्तियाज उनकी उलट साहब, मेरा सवाल अपोजिशन की संजीदगी के हवाले से है 2 सालों में सर। जी, तो मैं उस पर कह रहा हूँ ना, उसके ये इन हालात से अपोजिशन देखें, अपोजिशन की पार्टियाँ मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ उनके अपने प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं, लेकिन जब सब साथ बैठते हैं तो हालात इस तरह के हो जाते हैं, चीज़ें इस तरह की होती हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ इस तरह के बनते हैं, तो उनको वो सबको आपस में मिला देते हैं। तो अब वो हालात यहाँ 2 साल में मैच्योर हो गए हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर संजीदा हैं कि जी अब कोई भी फैसला करना हो तो मिल के करना पड़ेगा। अदरवाइज़ देखें, हर किसी का अपना मैनिफेस्टो है, अपना प्रोग्राम है, अपनी मंतक, अपनी सोच है हर पॉलिटिकल पार्टी की, उसी के तहत वो लोगों के पास जाते हैं। लेकिन जब साथ 1 पॉइंट या 2 पॉइंटों में मिलते हैं तो वो ये इस तरह के मैं आपका हालात जवाब जिनका ये 2 साल समझूं में सर, आपने जिक्र इम्तियाज शेख किया। साहब, मैं आपका जवाब ये समझूं कि अब की बार अपोजिशन की तमाम जमातें बहुत संजीदा हैं अपने मुतालबात को लेकर सर? बिल्कुल संजीदा है, और इंशाल्लाह आप उसका रिजल्ट देखेंगे आप, क्योंकि इस वक्त क्या हालात इस रिजल्ट तरह होगा? हैं ब्रेक कि पे जाने से पहले बता दें, पॉलिटिकल रिजल्ट क्या पार्टीज भी क्या मजबूर रिजल्ट हो होगा गई सर? हैं। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट देखें, रिजल्ट कोई भी इस तरह अनडेमोक्रेटिक रिजल्ट नहीं होगा। डेमोक्रेटिक वेज और मींस जो हैं उसके तहत ही इसकी इन चीज़ों का होगा, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और गैर जमहूरी तरीका, गैर सियासी तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगी। उसके दौरान फिर ये सब कायदीन बैठेंगे, आपस में फैसला करेंगे, और आप ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह आपको नजर काउंटडाउन शुरू हो आएगा चुका, थोड़े कि दिनों की वो बात है, ग्राउंड ब्रेक पे पे जा रहा हूँ, चीज़ें ब्रेक के वो बाद बात करूंगा। आज बलाल एनआरओ की बात करते हुए एक बहुत अहम इशू उठा दिया, वो ये कि कुलभूषण यादव जो कि एक दहशतगर्द है और रॉ का सर्विंग ऑफिसर है, उसको भी मौजूदा हुकूमत रिलीफ देने की कोशिशों में है, एनआरओ देना चाहती है। ब्रेक के बाद वलीद साहब से पूछूंगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कमिटमेंट की और नहीं आए, और बड़ी मुश्किल से हमने उनसे टाइम लिया था, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि वो कुछ ही चैनल्स हैं 3 या 4, उन पे आना पसंद फरमाते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी शख्स को ये जेब नहीं देता, खासतौर पर पॉलिटिकल वर्कर को, क्योंकि वो सियासत कर रहा होता है, कि वो मीडिया में डिस्क्रिमिनेशन करे। तो जावेद लतीफ़ साहब, आप फिर कोशिश किया कीजिए, बल्कि ये किया कीजिए कि जिन चैनल्स पे आप 3 चैनल्स पे जाना चाहते हैं, उन्हीं के रिपोर्टर्स को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं से कराया कीजिए, बाकी किसी को भी जहमत न दिया कीजिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो आप मीडिया के साथ करते हैं, ये भी मीडिया की जो आज़ादी है उस पर एक हमला है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से कि वो ऐसा करें। तो उनका फ़ोटो चलता रहेगा हमारे साथ पूरे शो में। मैं वलीद भाई जो एक एतराज़ है बिलावल साहब ने जो उठाया, वो कुलभूषण यादव के हवाले से था। मैं चाहूँगा उस पर आज 2 बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की और श्री मजारी साहबा ने भी की। ज़रा सुनाइए जी। जो है जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज बताया जाए कि हम तो चले गए, हम तो आज इक़्तिदार में हैं, कौन जो है सजदा रेज़ है आज मोदी के आगे? वलीद भाई, ये जो कल आप कहा करते थे मोदी का जो यार है गद्दार है, ये तो पीटीआई का एक सोशल ट्रेंड चला करता था, आज वो आपको कह रहे हैं सर, और बिलावल साहब ये फरमा रहे हैं कि फैसिलिटेट किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कुलभूषण यादव दहशतगर्द को। सर वैसे मैंने तो पहले भी बात आपने प्रोग्राम में पूछी थी जब मैं फोन पे आया हुआ था। हाँ। और अब फिर मुझे बड़ा हैरत और बड़ा ताज्जुब है। ख्वाजा आसिफ फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, और इन्हीं की गवर्नमेंट ने इस बात का फैसला किया कि हम इसका नरेंद्र मोदी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आगे जब आप जाए ना, नहीं जाना चाहिए था उस गवर्नमेंट को, वो गई, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम किया, और जब आप उसकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर आप उसके फैसलों के पाबंद हो जाते हैं। वो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने वो तय किया, वो उनके सामने गए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये हुक्म जारी किया कि जी
नजर सानी का जो है मौका दिया जाए इस फैसले के ऊपर, जो उनको सजाए मौत का फैसला हुआ है कुलभूषण यादव को, तो उसकी एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन जो है, और ये फैसला एक अदालत का फैसला, बैनुल अक़वामी अदालत का फैसला जो है, वो अगर हम उस पर अमल दरामद ना करें, और मैंने अर्ज किया ना, वो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने वो फैसला जो था उसके दौर में आया था, अगर हम उस पर अमल दरामद नहीं करें तो फिर हम तो उसी तरह हैं जो लेकिन वलीद साहब, कश्मीर के बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं ना सर कि आप जहां बाकी सबको एनआरओ देते फिर रहे हैं, वहीं इमरान खान साहब दहशतगर्द कुलभूषण यादव को भी एनआरओ दे रही है आपकी गवर्नमेंट से। ये बिलावल साहब ने भी कहा है आज फ्लोर पे। नहीं, उसको एनआरओ नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, हैरान होता हूँ मैं इस चीज के ऊपर, जिसमें से वो बात कर रहे हैं कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला किया हुआ है और कहा हुआ है कि नजर सानी का उनको मौका दिया जाए, गवर्नमेंट उस फैसले पे अमल दरामद कर रही है, और पिछली गवर्नमेंट के दौर में आए हुए फैसले पर ये गवर्नमेंट अमल दरामद कर रही है। उनको नजर सानी का मौका, दो चीजें उस फैसले में थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। नंबर एक कि उनको काउंसलर एक्सेस दी जाए, यानी कि भारत के सफारतकारों को उनसे मिलने दिया जाए, वो भी किया, और पहले उनकी वालदा और उनकी बेगम को भी उनसे मिलने दिया। और दूसरा कि उनको नजर सानी का मौका दिया जाए। नजर सानी का मौका देने का जो है उस पर जो फैसिलिटेट करने के मुतरादिफ है, मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। और मुझे लगता यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओ लेवल ए लेवल नहीं किया हुआ, अगर ये बात कर रहे हैं, सिवाय उसके ऊपर पॉलिटिकल उछालने के। बिल्कुल नहीं, बड़ा संजीदा इल्जाम है। मैं इम्तियाज शेख साहब, देखिए, अगर आप या तो आप अमल दरामद ना करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पे अमल दरामद ना करें, और पूरी दुनिया में अकेले रह जाएं, पूरी दुनिया आपको, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई स्टैंड विद योर पॉइंट के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला उस पर हमने अमल करना है। इम्तियाज शेख साहब, सिर्फ एक बात जी, मैं सिर्फ एक बात और कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि, और ये जान के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की अमल दरामद के लिए पाकिस्तान ने पूरी अपना आमादगी का इजहार किया, वो अमल दरामद किया। और वो कोई भी गवर्नमेंट होती उसे करना पड़ता सर, वो कोई भी गवर्नमेंट होती। सुन ले, मैंने मौका दिया, हिंदुस्तान जान के इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इसलिए क्योंकि अगर केस आगे चलता है तो बात वही उछलेगी कि जो उन्होंने एतराफ किया हुआ है कुलभूषण यादव ने कि मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा हूं, तो इंडिया भी उसको अवॉइड इसलिए कर रहा है। हम उनको और मौका नहीं देंगे, ठीक है, वकील मिले और करे वो नजर सानी। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज शेख साहब, ये बड़ा संजीदा इल्जाम है, क्योंकि चेयरमैन है वो आपकी पार्टी पे। ये इस तरह का सिर्फ इल्जाम नहीं हो सकता कि एनआरओ दे दिया और सहूलतकार बनी हुई है मौजूदा हुकूमत। सर देखिए जी, एक तो वलीद साहब ने जो बात की ए लेवल ओ लेवल की, तब बिलावल भुट्टो साहब की ऑक्सफोर्ड की डिग्रीज या मतलब उनका पढ़े लिखे होने से, मतलब इनके कहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और जो उनको जो तरबियत है, जो उनके ख़ानदान में, मतलब उनकी वालदा, उनका नाना, जो भी मतलब जहाँ से भी वो पढ़ कर आए हैं, और जहाँ भी उनकी मतलब जो उनकी सोच, जो उनकी तरबियत है, उस पर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, और वलीद साहब को भी शक नहीं होना चाहिए। तो अपना गुस्सा है उनको, शायद पीपल्स पार्टी पे वैसे ही इन लोगों को गुस्सा है, तो वो अपना वैसे ही निकालते रहते हैं। और जहाँ तक उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है, तो वही बात तो ख्वाजा आसिफ ने भी की है ना। वो बात तो फिर तो तमाम पार्टीज़ कर रही हैं ना, सिर्फ पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी तो मतलब हाईलाइट कर रही है, क्योंकि आपने अपने इंट्रो में शुरू में कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त फ्रंट फुट पे आके अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मतलब जब वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तमाम पाकिस्तान के लोगों के नोटिस में ज़रूर लानी चाहिए, और वो बेहतरीन अंदाज में वो पेश कर रहे हैं। उन्होंने मतलब कहा ना, अब ये बताएं ना, फिर आके प्राइम मिनिस्टर आके बात बताएं कि जी इसका ये मसला है। और दूसरी बात ये कि मतलब जब इस तरह के फैसले होते हैं, तो मतलब सिर्फ ये हुकूमतें या चंद लोग फैसला नहीं करते, पूरे इदारे भी बैठते हैं कि, और पूरे इदारे बैठ के, और उसमें हुकूमत, पॉलिटिकल हुकूमत भी होती है, वो बैठ के इस तरह के फैसले करते हैं। जो अगर कोर्ट में कहीं जाने का फैसला हुआ था, उस वक्त के हालात क्या थे, किस हालात में ये फैसले हुए, और सिर्फ ये कहें कि जनाब वो प्राइम मिनिस्टर ने अकेले ने फैसला किया, उस पर कई मीटिंग हुई होंगी, क्योंकि हमें सब लोग इन सिस्टम्स का हिस्सा रहे हैं, हमें पता है कि ये मतलब अकेले एक आदमी फैसला नहीं करता। फॉरेन ऑफिस बैठी होगी, उसमें हजारों लोगों की बिल्कुल ठीक है सर, गॉट द पॉइंट। इम्तियाज शेख साहब, मेरे पास टाइम कम है, मैं के इलेक्ट्रिक पे बात करना चाहूंगा। सर आप कहते हैं के इलेक्ट्रिक बंद कर दी जाए, सर कराची के या सिंध की आवाम के मसले आपकी के इलेक्ट्रिक जी
देखिए, के इलेक्ट्रिक का मसला है फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली, फेडरल गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी, उनकी मतलब छोटी सोच ने उसको मतलब वो तबाह कर दिया और उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं किया। ये अभी जो लोड शेडिंग का जो बाकी का मसला हुआ था, तो हमने उस पर किया कि कराची इलेक्ट्रिक का भी कसूर है, उन्होंने भी मतलब वो चीज़ें जो एग्रीमेंट में थी वो पूरी नहीं की, खुसूसी तौर पर जनरेशन की। आज की भी रिपोर्ट नेपरा की आई है, वो भी उन्होंने कराची इलेक्ट्रिक को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है और उन्होंने उस पर चीज़ें की हैं। लेकिन उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट जो कि 27% शेयर होल्ड करती है कराची इलेक्ट्रिक के, 3 डायरेक्टर्स उनके उसमें बैठते हैं, उनका भी फर्ज बनता है वो उसको देखें। और फेडरल मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री जो है, आपकी गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक अगर नई बिजली दे रही तो सिंध गवर्नमेंट उससे बरी जिम्मा है, साइड पे खड़ी है सर। नहीं सर, सिंध गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकती है। सिंध गवर्नमेंट उनको मतलब बुलाकर उनको बासपुस कर सकती है। फैसले जो है रेगुलेटर ने करने हैं, नेपरा ने करने हैं। नेपरा जो है वो एक फेडरल इदारा है पाकिस्तान का, और वो उसने करना है। उसी ने भी आज रिपोर्ट दी है। सिंध गवर्नमेंट ने अपना पार्ट प्ले किया है और बुला के पूरी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, एक एक चीज़ को हम देख रहे हैं। हमने वो उनका मुआहदा भी मंगवा लिया है जो मतलब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उस वक्त किया था। उसमें क्या क्या शिकें हैं, इंशाल्लाह थोड़ी दिनों में आप देखेंगे, हम उसको बहुत फुल उसको परसू करेंगे और चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे जो कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट नहीं करवा सकी। अच्छा वलीद इकबाल साहब, के इलेक्ट्रिक के मामले में आपने स्टैंड सुन लिया होगा इम्तियाज शेख साहब का, और जिम्मेदार वफाकी गवर्नमेंट है अगर कराची की आवाम को बिजली नहीं मिल रही सर। ये तो मेरे ख्याल में इसके लिए तो पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये बहुत एक पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड मसला है और इसमें निजकारी के पहलू भी हैं जो कि 2006 में हुई। मेरी अर्ज ये है कि सबसे पहले एक हम बात समझ लें, और वो ये है, और ये बड़ी तारीखी एक पाकिस्तान की जो है एक सिस्टम जो है बिजली की फराहमी का, उसमें पूरे पाकिस्तान को सवाए कराची के जी, सवाए कराची के लिए KESC थी और कराची के अलावा बाकी सारे पाकिस्तान के लिए वापडा था। ये तारीख है पाकिस्तान की बिजली के जो है निज़ाम की। और वो सरकारी इदारे थे दोनों, वापडा भी और KESC भी। और वापडा को तो फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बनाकर वो सारा कर दिया गया सिलसिला। KESC उस तरह की उस तरह रही, और उसके बाद उसको निजकारी जब की गई 2006 में, तो बहुत से समझौते के हवाले से जो उसका जो मुआहदा हुआ था निजकारी के हवाले से, और वो सऊदी ग्रुप था जिसके साथ की गई थी, जिनको दी गई थी। बाद में आगे से वो आए जो थे जो आगे मौजूदा जो उसके मालिक हैं, लेकिन वो अबराज ग्रुप जो आरिफ नकवी अबराज ग्रुप के, उसका भी उस सारे ट्रांसफर का भी कोई ताल्लुक जो था हमारी गवर्नमेंट से नहीं था। लेकिन दोनों हवालों से ये तय था और ये मुआहदे में एग्री हुआ था कि ये अपग्रेड करने में बहुत सा सरमाया लगाया जाएगा। वो जब नहीं लगाया तो उसके नुकसानात हम अभी तक जो है वो फेस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है उस इदारे के लिए? उसको फ्यूल फराहम कर सकती है, वो उसने कर दिया हुआ है। उसको डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड से जो कि उसका हिस्सा नहीं बनता, वापडा वाली जो पुरानी बिजली थी, यानी कि KESC कराची के और बाकी सारे मुल्क के लिए वापडा, वहां से जो बाकी सारे मुल्क की बिजली है नेशनल ग्रिड से वो देने का भी फैसला जो है कर लिया हुआ है, और वो दे देने का, लेकिन उसका सिस्टम ही उसको नहीं उठा सकता, उसका सिस्टम अपग्रेड ही नहीं हुआ। और तो इस तरह के जब मसाइल हैं वलीद भाई, ये बड़े अहम इशूज हैं, आपने बिल्कुल सही फिगर्स बता दिए। लेकिन सवाल ये है कि सर आम कराची का रहने वाला वोटर्स, पाकिस्तानी शहरी, वो तो इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता ना सर। वो तो कहता है कि मुझे बिजली दो, नहीं दे रहे तो कम से कम मुझे बताओ तो सही ना कि सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है, वफाक जिम्मेदार है, या के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है, कुछ तो उसको बताएं सर। इसमें बुनियादी तौर पे तो के इलेक्ट्रिक ही जिम्मेदार है, और के इलेक्ट्रिक के जो मौजूदा अबराज ग्रुप जो उनके मालिक हैं, उनके जब उन्होंने अपनी शराइत पूरी नहीं की थी, तो आखिरी दफ़ा जब उनको एक्सटेंशन दी गई थी उन शराइत के हवाले से, वो भी सर आपका नेट कनेक्शन का मसला है। मैं इम्तियाज शेख साहब आपकी जानिब जा रहा हूँ। सर ये बड़ा अहम इशू है, मतलब इल्ज़ामात तो अपनी जगह बजा हैं। अगर के इलेक्ट्रिक खुद काम नहीं कर रहा तो ऑप्शंस क्या हैं सर? के इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव होगा, किसी और को दिया जाएगा? क्या उस वक्त तक कराची की आवाम बिना बिजली के सर वक्त टाइम गुजारेगी अपना? और बिल आ रहे हैं हज़ारों में सर उनके। मैं इसमें
छोटा सा एक क्लियर कर दूं एक चीज़, बिल्कुल मुआहदे के तहत जो उनको बिजली जनरेशन पे खर्च करना था, इन्वेस्ट करना था या अपग्रेडेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की करनी थी, वो कराची इलेक्ट्रिक ने उस लेवल पे नहीं की जो करना था एग्रीमेंट में। और उसका नोटिस भी फेडरल गवर्नमेंट को लेना था, क्योंकि वो उसमें हिस्सेदार है, वो बैठती है उसमें, और रेगुलेट भी नेपरा करता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ है। लेकिन इस दफ़ा जो हुआ है, ये जो शुरू हुई है कहानी, वो इसलिए हुई है कि जो जिस तरह वलीद साहब ने भी कहा कि फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि इनको ऑयल दे, तेल दे, फर्नेस ऑयल दे, वो फर्नेस ऑयल नहीं दिया गया। यहाँ से कहानी शुरू हुई, फर्नेस ऑयल पे लेकिन अब तो सर वो आ गया, बैन लगा दिया गया। अब वो तेल आ गया, लेकिन अभी पहुंचा है ना जी, कल तो मतलब तो अब तेल आ गया है, तो अभी लोड शेडिंग पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है। अभी आप देखें लोड शेडिंग पे फ़र्क है, और क्योंकि फ़र्क इसलिए कि तेल दे दिया गया। दो IPPs थे, गुल अहमद और टपाल, उनको भी तेल मिलना शुरू हुआ है। तो अब जाके सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। लेकिन इस बेहतरी में गवर्नमेंट जुर्माने तो कर सकती है सर। आपने जुर्माने किए क्या के इलेक्ट्रिक और बाकी सब IPPs पे? नहीं, देखें जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट FIR काट सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंदर बंद कर सकती है किसी को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नेपरा से बात कर सकती है, जो कि हमने किए। इनके बंदे जब तारें गिरी, जब बंदों की फौतगियाँ हुई, इनके लोग बड़े बड़े अफसर इनकी जेलों में गए, FIR हमने काटी, नेपरा को हमने बुलाया, पब्लिक हियरिंग अभी हुई है कुछ दिन पहले, उसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन पर अभी आज शोकाज नोटिस कराची इलेक्ट्रिक को हुआ है। इसके कार्रवाई करने के दो ही लोग हैं, एक तो इनके जो मालिक हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट है 27% की, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 2 नेपरा कर सकती है अकॉर्डिंग टू द नेपरा एक्ट। और कुछ सूबाई हुकूमत का ना इसमें शेयर है, ना सूबाई हुकूमत इस पूरे मामले में इनको ऑन बोर्ड है, और न ही उनका कोई डायरेक्टर है। तो इसलिए ये वफाकी हुकूमत और नेपरा ही की जिम्मेदारी है कि कोई कार्रवाई करें। हाँ, सिंध गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट मुख्तलिफ चीज़ों में कर रही है, जाके इनको ज़मीन देना, राइट ऑफ वे के इशूज़, ये जो मतलब जब बिजली के वजह से मतलब ये तार गिरने की वजह से या अर्थिंग की वजह से जो यहाँ फौतगियाँ हुई या लोग ज़ख्मी हुए, हम लोगों ने उनको मुआवजे दिलवाए, उनको लोगों को बंद किया। ये हम काम कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे, लेकिन कानूनी तरीके से देखें, ये क्योंकि प्राइवेटाइज इलाके हैं। आप के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के खात्मे की बात भी शायद इम्तियाज़ शेख साहब आपने की है। हमने की थी। हम अभी भी कहते हैं कि कराची में एक्सक्लूसिविटी ख़त्म कर देनी चाहिए, किसी एक कंपनी की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ 2-3 कंपनियाँ आएँ, ओपन करें इसको और रिवाइज़ करें मुआहदा, ताकि मतलब फिर यहाँ और कंपनियाँ भी आ जाएं, ताकि एक कंपनी के बस में पूरा कराची न रहे। और मतलब ये बहुत बड़ा मेगा सिटी है, हमारा मेन हब है हमारा इंडस्ट्रीज़ का, हमारे पाकिस्तान की मतलब पूरी शहरग है यहाँ, उसकी मतलब पूरी इकोनॉमी की। सर, व्हाट इज योर प्लान? आप इम्तियाज़ शेख साहब, टाइम कम है, मैं कुछ चीज़ें आपके प्लान के हवाले से पूछना चाहूँगा। आपके पास मैंने इनको बुलाया है, हमने इनको 3 इसके हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म इनका प्रोजेक्ट, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और मीडियम टर्म। उसके लिए कराची इलेक्ट्रिक, नेपरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को बैठना चाहिए। मैंने इनको दावत दी है, मैंने इनको कहा है कि आएँ, बैठें, हम बैठ के इसका हल निकालते हैं, ताकि अगली गर्मियों से पहले कुछ न कुछ हम इस तरह का कर लें कि लोगों को रिलीफ मिल सके। और वही मतलब एक इसका हल तो है। मैं ये समझूं कि अगर अगली गर्मियों में इम्तियाज़ शेख साहब को मैं बुलाऊंगा, तो वो फिर ये नहीं सुना रहे होंगे पाकिस्तान की आवाम को कि के इलेक्ट्रिक में 27% शेयर फेडरल गवर्नमेंट के हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसलिए कराची को बिजली नहीं मिल रही। आप कुछ ऐसा सॉलिड इंतजाम करेंगे कि कराची की आवाम को बिजली मिल सके? फेडरल गवर्नमेंट नहीं करना है। देखें, इख्तियार उनके पास है, शेयर उनके पास हैं, कार्रवाई का इख्तियार उनके पास है। हमारे पास जो है, हम वो कार्रवाई कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। अब ये जो चीज़ें हैं, ये मुआहिदा रिवोक करना भी नेपरा कर सकती है या फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, टेक ओवर भी वही कर सकती है। लेकिन टेक ओवर करने का मसला यह है कि बाकी तमाम इदारे जो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो अभी इसको टेक ओवर करवा के मजीद इसका मतलब वो तो नहीं करना ना, मैं सूरत लोगों को तंग तो नहीं करना। तो इसका हल निकालना पड़ेगा। हल निकालने के लिए इन चारों लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट बैठने को तैयार नहीं है। अगर वो बैठ जाएगी सर, वजह क्या है? फेडरल गवर्नमेंट क्यों गैर संजीदा है के इलेक्ट्रिक को लेकर? क्या उनसे ज़ाती ताल्लुकात? आप ये वलीद साहब से पूछें या वफाकी वजीर तवानाई से पूछ लें, उनसे पूछ लें। हमने तो बार बार कहा है, हमने ख़त भी लिखे, हमने इनको बुलाया भी, हमने इनको दावत भी दी, और हम बैठ के कराची, इस्लामाबाद में बैठ के कराची के लोगों का
हम मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी मामले में इनसे बात की जाती है तो बिल्कुल उनके रवैये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के हैं। चाहे वो नेशनल फाइनेंस कमीशन हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे मतलब अपना बिजली का मसला हो, चाहे ऑयल का मसला हो, चाहे थर कोल जो है ना जी, हमारे पास सोना है जो कि पाकिस्तान के लिए मतलब ब्लैक गोल्ड है, उसके प्रोजेक्ट्स में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मतलब बड़े अफसोस की बात से मैं अफसोस से कहता हूँ कि मतलब फेडरल गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं है इन लोगों सर आखिरी सवाल है, क्या मतलब इनका मुराद अली शाह problem है, I साहब don't know। वजीर आजम से फेस टू फेस उनकी मुलाकातें होती हैं, ये जो इश्यूज आप बता रहे हैं क्या मुराद अली शाह साहब ने ये इश्यूज एड्रेस किए हैं मीटिंग्स में या प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली मिलके, ताकि मसले हल हो ना, क्योंकि इससे तो आवाम मुतासिर हो रही है ना सर। बिल्कुल किए हैं जनाब, बिल्कुल किए हैं। CCI की मीटिंग जो कि हर 3 महीने के बाद होनी चाहिए वो भी नहीं होती, आईनी तौर पर रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं होती। जब भी होती है उसमें ये मसले उठाए गए हैं, राइटिंग में मसलों को बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, और जवेद लतीफ़ साहब कमिटमेंट करके नहीं आए, हस्बे रिवायत नहीं आए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।